नमस्कार, मैं कुमार पाल आदित्य एक बार फिर हमारे YouTube चैनल यूपीएससी लीडर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम आपके समक्ष एक विशेष लेक्चर लेके आए हैं जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर विषय की दृष्टि से बात करें तो ज्योग्राफी विषय से संबंधित एक टॉपिक है और सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा में जीएस पेपर 1 के लिए महत्वपूर्ण है। और इस लेक्चर के अंदर हम जिन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिन कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे, उनको जाने उससे पहले हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यूपीएससी में साधारणतः इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो कि अन्य परीक्षाओं में या साधारण वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रश्न होते हैं कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। ये सामान्य किस्म के प्रश्न है। ठीक, और ये प्रश्न वनडे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी के अंदर इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों का जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है, थोड़ा हाई हो जाता है। वहां पर अगर आपको प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ स्टेटमेंट दे दी जाएगी और स्टेटमेंट दे के ये कहा जाएगा कि अक्षांश रेखा जिस तरह अक्षांश रेखाएं ध्रुवों तक जाएगी वैसे वैसे 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का डिस्टेंस घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा। और दूसरी स्टेटमेंट दे देंगे कि देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जैसे ऊपर जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वो घटती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की स्टेटमेंट होती है। तीसरा ये भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण 23.5 डिग्री किया गया है, तो क्या कारण था कि 23.5 डिग्री अक्षांश को ही कर्क और मकर रेखा माना गया, जो कि उष्णकटिबंध के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये तमाम वो प्रश्न हैं जो अक्सर यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इन विषयों से अलग बात करें तो ये टॉपिक आपको ज्योग्राफी की अन्य अवधारणाएं और इसी से संबंधित किसी विषय की अवधारणा को समझने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस तरह आप जलवायु विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर ये सहायक होगी, और इसी की तरह अगर आप भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करेंगे उसमें भी, आप समुद्र विज्ञान का अध्ययन करेंगे उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह से देखें तो ये टॉपिक कई अन्य विषयों को समझने में आपकी समझ को मजबूत करेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस नए विषय अक्षांश और देशांतर रेखाएं को। तो टॉपिक की शुरुआत में हम बात करते हैं ग्लोब पर। ग्लोब क्या होता है, अक्सर आपने सुना होगा ग्लोब। तो ग्लोब की बात करें तो पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, वो एक डमी मॉडल है कि जिस तरह की हमारी पृथ्वी है उसी के डमी रूप को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। ठीक है, तो ग्लोब क्या था, ग्लोब पृथ्वी का ये एक डमी रूप है। जिस प्रकार आप देख रहे हो कि हमारी पृथ्वी किस प्रकार की है, अंडाकार आकार की है, तो उसी का एक प्रतिरूप बना लिया हमने, यानी कि एक खिलौना। जिस तरह कोई एक बड़ी चीज होती है उसका एक खिलौना बना देते हैं ना, और उस खिलौनों को हम देख के कहते हैं देखो ये इस तरह का दिखता है। जिस तरह बच्चे अक्सर खेलते हैं, बड़ी बड़ी जहाजें होती है उनका प्रतिरूप बनाया गया होता है, छोटे छोटे खिलौने उन जहाजों के। तो वास्तव में तो वो जहाज नहीं, लेकिन उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि इसके ये पार्ट होते हैं असली जहाज के और इस प्रकार की आकृति की ये होती है। तो इसी प्रकार ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप है। अब ग्लोब पर जो स्थान दिए गए होते हैं, जो देश दिए गए होते हैं, उनको समझने के लिए उनकी स्थिति क्या है, अर्थात वो ग्लोब पर कौन सा देश कहां पर है। ठीक है, अब मान लो कोई छोटा सा स्थान देखना हो कि मान लो कि मुंबई किस ओर है, तो हम बता सकते हैं किस ओर है कि वो दक्षिण भारत के अंदर स्थित है और वेस्टर्न घाट के पास है। ठीक है, हम बता सकते हैं। लेकिन पृथ्वी जैसी एक वृद्ध चीज की अगर हम स्टडी करते हैं, उनके स्थानों का अध्ययन करते हैं, या अन्य किसी जलवायु ही होगी, कोई भौगोलिक अवधारणा होगी, उसकी स्टडी करते हैं और उसके माध्यम से पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या कर लिया है, पृथ्वी को कई रेखाओं के माध्यम से बांट लिया है।
ठीक है, जिस प्रकार ये आपको जाल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये जाल दिखाई दे रहा है ना रेखाओं का, यही अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, तो ये क्या है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का एक जाल है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं विभिन्न भौगोलिक अवधारणाओं को। ठीक, तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं वास्तव में हमारी पृथ्वी पर खींची गई रेखाएं नहीं है। क्या नहीं है, वास्तव में खींची गई रेखाएं नहीं है, बल्कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि हमें भौगोलिक अवधारणाओं को समझने में क्या सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं और ग्लोब पर खींची गई है, जिससे कि हम पृथ्वी का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य अंतर क्या है, इनको परिभाषित किस प्रकार करेंगे। अब परीक्षा में पूछ लिया जाए कोई प्रश्न और आपको आवश्यकता पड़ जाए अक्षांश और देशांतर रेखाओं को परिभाषित करने की, तो आप उसकी परिभाषा क्या देंगे, यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं हम क्या कि देशांतर रेखाएं क्या है। ठीक है, अब आप पृथ्वी का जो ऊपरी पॉइंट देख रहे हैं, ये 90 डिग्री लिखा हुआ है नॉर्थ पोल, और एक नीचे की ओर जो पॉइंट देख रहे हैं आप साउथ पोल। ठीक, ये पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है, नॉर्थ पोल कहलाता है। ठीक, पृथ्वी के नीचे का भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल कहलाता है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। वहीं इस साइड की कौन सी दिशा होगी, पश्चिम, और उस साइड की पूर्व। तो ये 4 दिशाएं होगी पृथ्वी की। तो जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिला रही है, ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएं आ रही है, ये जाल दिखाई दे रहा है, ये सभी रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। और दूसरी रेखाएं पूर्वी पृथ्वी के पार्ट को दक्षिणी पृथ्वी के पार्ट से मिला रही है, अर्थात समांतर रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है एक दूसरे के समांतर। ये कौन सी रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड। ठीक है, और दूसरी लॉन्गिट्यूड। ये समझ में आ गई, यानी कि देशांतर रेखाएं पृथ्वी के संदर्भ में लंबवत है, वहीं अक्षांश रेखाएं क्षैतिज है। समझ में आ गई, तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये रेखाएं हैं। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है। अक्षांश रेखा क्या है कि पृथ्वी के कोण से, पृथ्वी के अंदरूनी भाग से एक कोण लिया गया है। ठीक, और बिल्कुल 0 डिग्री पे कोण है, अर्थात पृथ्वी के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम एक रेखा खींची गई है। ठीक, उस रेखा को बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक, और उसी अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है भूमध्य या विषुवत रेखा, क्योंकि वो पृथ्वी को भू को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सा, उस रेखा के उत्तरी भाग में स्थित भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के नीचे के भाग को, अर्थात दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ठीक, अब इस भूमध्य रेखा से समानांतर उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर रेखाएं खींची गई है। समानांतर अर्थात उसके समानांतर एक रेखा, 1 डिग्री पर दूसरी रेखा, 3 डिग्री पर तीसरी रेखा, इस प्रकार रेखाएं खींची गई है। वो कौन सी है, वो सभी अक्षांश रेखाएं हैं। तो इस रेखा के, भूमध्य रेखा के ऊपर की जो रेखाएं हैं वो कहलाई जाएगी, क्या कहलाई जाएगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और नीचे की जो रेखाएं होगी वो क्या कहलाई जाएगी, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा क्या हो गई कि भूपृष्ठ पर, अगर परिभाषा की बात करें तो भूपृष्ठ पर विषुवत या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की और किसी भी स्थान को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी ही अक्षांश है। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो एक भूमध्य रेखा होगी 0 डिग्री अक्षांश, 90 उसके ऊपर हो गई। ठीक है, और 90 उसके नीचे हो गई। तो टोटल कितनी होगी, 90 और 90 180। ठीक, और एक 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होगी। तो टोटल अक्षांश कितने हो गए, अक्षांश हो गए 181। टोटल अक्षांश कितने, 181। याद रखिएगा इस फैक्ट को, 181 अक्षांश है। लेकिन अक्षांश रेखा की बात करें तो वो कितने हैं, 179। अब 179 क्यों है, और अक्षांश रेखा में डिफरेंस क्या है, ये एक प्रश्न है। तो आप देखिए, जो ऊपर की पोल के ऊपर जो अक्षांश रेखा है ना, वो रेखा न होकर क्या है, एक बिंदु के रूप में है, क्योंकि वह रेखा बन ही नहीं पाती। 90 डिग्री पर एक बिंदु बनता है और इसी तरह दक्षिण के अंदर एक बिंदु बनता है, तो उनको रेखाओं में काउंट नहीं किया जाता, वो अक्षांश है सिर्फ। तो आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए
कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो वो है 179, और पूछ लिया जाए कुल अक्षांश कितने हैं, तो वो है 181 अक्षांश है और 179 अक्षांश रेखाएं हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब ये टोटल की टोटल 179 जो अक्षांश रेखाएं है ना, इनमें से कुछ रेखाएं हैं जो अति महत्वपूर्ण है। ठीक, कुछ रेखाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनके हमें नाम याद रखने चाहिए और उनसे संबंधित कुछ तथ्य भी ध्यान में रखने चाहिए। वो महत्वपूर्ण क्यों है? वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि ताप विभाजन की बात करते हैं, अर्थात पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा जो सूर्य ताप मिलता है, जिससे कि पृथ्वी में क्या तापमान में वृद्धि या कमी दर्ज की जाती है, तो उसी तापमान के संदर्भ में बात करें तो पृथ्वी को कई अक्षांश रेखाओं के माध्यम से कई ताप कटिबंधों के अंदर विभाजित किया गया है। ठीक, तो पहले इन प्रमुख रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। तो आपने पहले तो जान लिया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी थी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको अन्य नामों जैसे जाना जाता है, अन्य नाम क्या क्या है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्योंकि पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अब इसी रेखा से उत्तर की ओर जो अक्षांश होगी उसको बोला जाता है उत्तरी अक्षांश। मतलब 1 डिग्री ऊपर जो अक्षांश रेखा है उसको बोला जाएगा 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 2 डिग्री है तो 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस प्रकार 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, और नीचे होगी जो भूमध्य रेखा से उसको बोला जाएगा दक्षिणी अक्षांश रेखा, यानी कि 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, मतलब दक्षिण है, ये स्थिति देखी जाएगी, अक्षांश शब्द एक जैसा होगा। ठीक, अब भूमध्य रेखा से ठीक 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा है, आपको दिख रही होगी, ये इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। ठीक, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, उसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समझ में आया? इसी तरह भूमध्य रेखा से दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में भी 23.5 डिग्री पर, यानी 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाएगा? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मकर रेखा। तो 2 रेखाएं होगी, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री पर मकर रेखा हो गई। ठीक, ये 2 रेखाएं याद कीजिए। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र है ना, वहां पर लगभग वर्ष भर सूर्य का ताप पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अर्थात कर्क रेखा या मकर रेखा के मध्य क्षेत्र में सूर्य ताप की उपलब्धता खूब रहती है, खूब सूर्य की किरणें पहुंची है, लंबवत पहुंचती है। ठीक, इस कारण क्या होता है, यहाँ पर वर्ष भर ताप की अधिकता बनी रहती है। और वार्षिक तापमान की बात करें तो वो तापमान का अंतर जिसे तापांतरण कहते हैं, यानी कि पूरे साल के न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान का औसत लिया जाता है, उसी को बोला जाता है वार्षिक तापांतरण। तो इस क्षेत्र का वार्षिक तापांतरण बहुत कम रहता है, न्यून रहता है, सबसे न्यून रहता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग गर्मी रहती है और ठंड के मौसम का अभाव देखा जाता है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार क्या हो गया? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ये बात क्लियर हुई? अब दूसरी रेखा आती है भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री ऊपर, यानी उत्तर की ओर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। ठीक, आर्कटिक महासागर भी है ऊपर, उसी के नाम पर इसका नाम है आर्कटिक वृत्त। और इसकी अक्षांश रेखा कौन सी है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, इसी प्रकार दक्षिण में भी होगी, तो उसको क्या बोला जाता है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे कि अंटार्कटिका वृत्त भी कहा जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप के कारण क्या कहा जाता है? अंटार्कटिका रेखा। तो ऊपर उत्तरी दक्षिण 66.5 डिग्री उत्तरी
अक्षांश को बोला जाएगा आर्कटिक रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाएगा अंटार्कटिक रेखा। ठीक, ये क्लियर। ये प्रमुख रूप से 5 लाइनें थी जो हमें याद रखनी चाहिए। अब हमने जिस प्रकार जाना कि कर्क और मकर रेखा है, वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है वर्ष भर, इसीलिए वहां का तापमान अधिक बना रहता है और ठंडी का अभाव रहता है। इस कारण उसको उष्ण कटिबंध बोला जाता है। अब कटिबंध क्यों? तो किन्हीं भी कोई भी 2 अक्षांश रेखाएं होंगी, उनके मध्य का क्षेत्र होता है, उसको कटिबंध बोला जाता है। इसलिए ये कटिबंध है और उष्ण है, गर्म है, इसलिए ये उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, तो 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का स्थान कटिबंध कहलाता है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तापमान ज्यादा रहता है। इसी कारण वार्षिक तापांतरण कम रहता है। तापमान ज्यादा रहता है लेकिन वार्षिक तापांतरण कम रहता है, अर्थात सबसे ठंडे महीने और सबसे गर्म महीने का औसत है वो न्यून रहता है, क्योंकि यहां पर शीत ऋतु का क्या होता है? अभाव देखा जाता है। अब ठीक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा, इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात अंटार्कटिक रेखा के मध्य को क्षेत्र बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोला जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि ये स्थान है ना जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, चाहे उत्तरी गोलार्ध का हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध का हो, यहां पर वर्ष में कभी भी, याद रखिएगा, कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती। इसलिए 23.5 डिग्री निर्धारित किया गया कर्क और मकर रेखा के लिए, क्योंकि 23.5 डिग्री ही वो उच्चतम बिंदु है जहां तक सूर्य की किरणें लंबवत पहुंच सकती है। इसीलिए यहां का तापमान ज्यादा रहता है। 23.5 डिग्री के बाद कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती, वो सिर्फ तिरछी पड़ती है और उस वजह से क्या होता है? वहां का तापमान उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में कम रहता है। ठीक, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र, याद है ना? ठीक है, ये होगी। अब 66.5 डिग्री से ऊपर का क्षेत्र, ध्रुवों तक का क्षेत्र, जहां पर बहुत कम मात्रा में सूर्य की किरणें पहुंचती है, तो वो क्षेत्र तो और ज्यादा ठंडा होगा, इसीलिए उसको बोला जाता है शीत कटिबंध। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? 5 रेखाएं थी, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, भूमध्य रेखा बिल्कुल बीचों बीच है, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी है? मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा। तो हमने ये जान लिया कर्क रेखा। ठीक, अब हम जान लेते हैं इन रेखाओं के कुछ तथ्य। पहला लेते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। ठीक है, इससे पूर्व की बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई, उससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न है तो बेझिझक बिना डरे आप कमेंट में लिख दीजिए, ठीक उसी दिन उसका उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो। ठीक, अब इससे संबंधित डाउट था, उसका तो हल हो गया। अब आगे क्या बात करते हैं, जो 5 रेखाएं पढ़ी ना, उनसे महत्वपूर्ण तथ्य अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, वो तथ्य क्या है, वो एक एक रेखा को लेंगे हम। सबसे पहले भूमध्य रेखा से संबंधित तथ्यों को जानेंगे, उसके बाद कर्क रेखा के, अंटार्कटिक रेखा के, इस प्रकार अन्य अन्य अलग अलग से जानेंगे। तो पहले जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं और महा अक्षांश रेखा भी कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। ठीक, अब इसका पहला महत्व तो ये हो गया, जिस प्रकार मैंने पहले भी बता दिया है, कि ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। दिख रहा है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में विभाजित करती है। इसका दूसरा महत्व कि अन्य अक्षांश रेखाएं इसके समानांतर होती है। आप देखिए, ये बीच से क्या जा रही है, बीच से गुजर रही है भूमध्य, और अन्य रेखाएं ऊपर देखिए इसके समानांतर है ना, लंबवत नहीं है, समानांतर है। ये समांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। इसलिए अन्य इसका महत्व है कि ये अन्य अक्षांश रेखाओं को समानांतर होने के लिए आधार प्रदान करती है। ठीक, इसका तीसरा महत्व है कि सूर्य की किरणें वर्ष भर यहां पर लंबवत पड़ती है। अब सूर्य की किरणें सीधी यहां पर पड़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि सूर्य ताप की ज्यादा प्राप्ति होगी।
अब सूर्य ताप की मान लीजिए ज़्यादा प्राप्ति होगी तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी और उससे क्या होगा, ऊपर जाके वायुमंडल में जल का संघनन होगा, बादलों का निर्माण होगा और वर्षा होगी। इसीलिए विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा की बात करते हैं। और कौन सी वर्षा, संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा अर्थात जब पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है और कुछ समय के बाद उसी स्थान पर वर्षा हो जाती है तो उसको बोला जाता है संवहनीय वर्षा। तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक, इसका तीसरा महत्व ये है। चौथा महत्व मैंने पहले भी बताया कि वार्षिक और दैनिक तापांतरण कम होता है। अब दैनिक तापांतरण क्या होता है, दैनिक तापांतरण का मतलब होता है कि हमारे दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर न्यूनतम, जिस समय न्यूनतम तापमान था और जिस समय अधिकतम तापमान था उसका औसत ले लिया जाता है, उसी को बोला जाता है दैनिक तापांतरण। तो यहाँ पर तो गर्मी रहती है लगभग, तो इसीलिए दैनिक तापांतरण कम ही होगा। ठीक, इसी प्रकार वार्षिक तापांतरण भी क्या होगा, कम होगा। और इसका अगला महत्व क्या है, इसका अगला महत्व यह है कि दिन और रात की अवधि लगभग बराबर रहती है। क्या रहती है, दिन और रात की अवधि लगभग बराबर रहती है। ठीक, क्यों, क्योंकि सूर्य की प्राप्ति रहती है और ये सूर्य के समक्ष हिस्सा है, इसीलिए रहती है। अगला इसका महत्व ये है कि केंद्र और भूमध्य रेखा की ऊपरी सतह के मध्य की दूरी है ना, वो ज़्यादा है। जिस प्रकार आपको पता है कि हमारे पृथ्वी का आकार क्या है, अंडाकार है, अंडाकार, जियोट। ठीक है, और इसी आकार के अध्ययन को कहा जाता है जियोडेसी, याद रखिएगा। ठीक, अब अंडाकार है तो इसका मतलब ये हो गया कि भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र होगा उसकी सतह से लेकर केंद्र के मध्य की जो दूरी होगी वो ज़्यादा होगी। और किसकी तुलना में ज़्यादा होगी, ध्रुव और केंद्र की मध्य की दूरी की तुलना में ज़्यादा होगी। तो ध्रुवों और केंद्र के मध्य की दूरी कम होती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्व बल देखा जाता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव देखा जाता है, वो ज़्यादा होता है और उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध पर देखा जाता है तो कम होता है, क्योंकि डिस्टेंस कम होता है। इसी वजह से ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति में कमी आती है, जिस वजह से हमको भार में कमी महसूस होगी। समझ में आई इस बात को, अच्छी तरह याद रहेगा। अगला फैक्ट ये याद रखिए कि अफ्रीका के अंदर कांगो या जायरे नदी, कौन सी नदी, कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को। कितनी बार, 2 बार काटती है। अगला फैक्ट ये कि ये भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील के मध्य से गुजरती है। विक्टोरिया झील तो पता होगा आपको, कहाँ है, विक्टोरिया झील है अफ्रीका के अंदर। और किन 3 देशों की सीमाओं पर है, पहला तंजानिया, केनिया, युगांडा। कौन सा, तंजानिया, केनिया और युगांडा। तो इस प्रकार हमने जान लिया किस रेखा के बारे में, भूमध्य रेखा के बारे में, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में। तो ठीक है, हमने भूमध्य रेखा के बारे में जान लिया। अब अगली रेखा है आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा, आर्कटिक रेखा, यानी कि आर्कटिक सर्कल। ठीक, कितने डिग्री पर है, मैंने बताया था ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितना मान है इसका, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नाम क्या है, आर्कटिक रेखा। ठीक, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो ये गुजरती कहाँ कहाँ से है, इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये कौन से देश से, कौन से सागर या महासागर से गुजरती है। तो याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर से गुजरती है। कौन से महासागर, आर्कटिक, इसका नाम ही आर्कटिक रेखा है तो आर्कटिक महासागर से गुजरती है। दूसरा कनाडा से, कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, कनाडा से गुजरती है। अगला ग्रीनलैंड से गुजरती है, उसके बाद रूस से गुजरती है और यूएस से। याद रखिएगा, यूएसए की मुख्य भूमि से नहीं गुजरती, बल्कि यूएसए का एक अन्य पार्ट है कनाडा के दक्षिणी हिस्से में, जिसको अलास्का बोला जाता है। कौन सा, अलास्का। तो यूएसए का ये भाग है अलास्का, तो ये अलास्का से गुजरती है। और नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, जो ऊपर की कंट्री है, यूरोपियन कंट्रीज है। कौन सी कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, जो कि काफ़ी ठंडी या मतलब खूब जमा देने वाली, ठंड पड़ने वाली ये देश है, जो कि उत्तरी ध्रुव में पोल के नज़दीक पड़ते हैं, ध्रुव के नज़दीक पड़ते हैं। ठीक है, अब ये किस झील से गुजरती है, याद रखिएगा, ये कनाडा देश से गुजरती है।
तो ये कनाडा देश की एक झील जिसे ग्रेट बियर, बियर कौन सी, बियर झील है, वो वाली बियर नहीं है, याद रखिएगा। याद रख सकते हो आप बियर नाम से कि ठीक है कनाडा में जाके बियर पियेंगे तो बियर झील, ठीक है। तो कौन सी, ग्रेट बियर झील, याद रखिएगा। कनाडा में जाके बियर पियेंगे इसलिए ग्रेट बियर झील वहां पर है और आर्कटिक रेखा उससे गुजरती है। याद रहेगा ना ये चीज, अच्छे से याद रखिएगा। दूसरी, यहाँ की जलवायु कैसी होगी, साधारण सी बात है, ऊपरी अक्षांश पर है, ध्रुवों के नजदीक है, सूर्य की किरणें पहुंचती नहीं है तो टेम्परेचर कम होगा और अत्यधिक शीत जलवायु का क्षेत्र होगा। ये क्या होगा, शीत जलवायु का क्षेत्र होगा। ठीक, इस प्रकार हमने आर्कटिक रेखा जान ली। याद रहेगा इसके बारे में, तथ्यों को नोट कर लीजिएगा एक कॉपी में और अच्छे से याद रखिएगा। ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और अलग अलग बुक को पढ़ने के बाद, उनको संशोधित करने के बाद, उनकी पुष्टि करने के बाद और उनको स्थापित करने के बाद आपके समक्ष लेके आ रहा हूं मैं। इसमें किसी भी प्रकार की मुझे नहीं लगती कोई गलती है। अगर आपको लगे कि कोई गलती है तो आप मुझे जरूर कमेंट के अंदर सुझाव इसका दीजिए ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। ठीक है, तो अगली रेखा आती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा क्या होती है, मैंने बताया था 23.5 डिग्री, कौन सा अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहते हैं। और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। एसएससी वाला क्वेश्चन, हवलदार वाला क्वेश्चन, कौन सा, 8 राज्यों से गुजरती है भारत के, याद रहेगा। उसी से हम उत्तरी भारत और दक्षिण भारत का विभाजन करते हैं। ठीक है, इतना आसान तो नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, अन्य परीक्षा में भी सहायता प्रदान करेगा ये। ठीक ठीक, अब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से तो गुजरती है, कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है ये भी याद रखो। पहला एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद मध्य अमेरिका, 3 जगह से, एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका। और महासागरों की बात करें तो भारत से गुजरती है और अफ्रीका से गुजरती है, तो मध्य में महाद्वीप तो आएगा ही, महासागर तो आएगा ही। कौन सा महासागर आएगा, हिंद महासागर। कौन सा, हिंद महासागर से भी गुजरती है। अफ्रीका को क्रॉस करेंगे और मध्य अमेरिका में जाएंगे तो मध्य में कौन सा महासागर आता है, अंटार्कटिक महासागर, अंध महासागर भी बोला जाता है। अब ठीक है, जैसे मध्य महासागर को, मध्य अमेरिका को क्रॉस करेगी तो कौन सा महासागर आएगा, प्रशांत महासागर आएगा। ठीक, तो 3 तो महासागरों से गुजरती है, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और कौन सा, प्रशांत महासागर। ठीक है, हिंद, प्रशांत और कौन सा, अंटार्कटिक महासागर, याद रखिएगा ये। ठीक है, अब इन 3 महासागरों के अलावा ये लाल सागर और मेक्सिको की खाड़ी से भी गुजरती है। कौन सी, 3 तो महासागर, एक लाल सागर और मेक्सिको की खाड़ी। ठीक, ये कौन सी झील से गुजरती है भाई, भूमध्य रेखा तो मैंने बताया था, विक्टोरिया झील से गुजरती है। और विक्टोरिया झील कहाँ पर है, अफ्रीका में। और देश कौन से हैं, तंजानिया, केन्या और युगांडा। ठीक, आर्कटिक रेखा कहाँ से गुजरती है, बियर वाला एग्जाम्पल याद कीजिए, कनाडा की ग्रेट बियर झील से। और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, फिर कर्क रेखा गुजरती है मिस्र देश के, जो कि एक कौन सा, अफ्रीकन कंट्रीज है, अफ्रीकन महाद्वीप का एक देश है मिस्र। मिस्र में एक झील है जिसको नासिर झील बोला जाता है, नासिर झील से भी गुजरती है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया आपको। आगे की बात करते हैं भाई। ये रेखा पटली 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश थी, कर्क रेखा थी। अब कुछ रेखाएं, महत्वपूर्ण रेखाएं, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर लेते हैं, उत्तरी अक्षांश की कर ली तो उससे क्या दुश्मनी है। ठीक, तो दक्षिणी गोलार्ध में 2 रेखाएं हैं, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या है, मकर रेखा। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है नहीं इससे संबंधित। अंटार्कटिक वृत्त है, उससे याद रखिए कि वो अंटार्कटिका के पास से गुजरता है, और मकर रेखाएं हैं वो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। महत्वपूर्ण तथ्य इसीलिए भी नहीं है क्योंकि लगभग स्थलीय भाग का कम अभाव है इस क्षेत्र में, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है नहीं।
ठीक, बाकी इनसे संबंधित कुछ तथ्य है जो आगे भूगोल के अन्य कंसेप्ट आएंगे उनमें समझने के लायक है, यहां पर उनका कोई विशेष महत्व है नहीं। ठीक, अब हमने ये तो पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया कि